हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के फिजिक्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 है, बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर, इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट एंड देन रिटर्न्स टू द थ्रोवर। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वैल्यू सेम रहेगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में। तो जब आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो और वो ऊपर से फिर से नीचे आ रही है, तो कौन सी चीज़ें हर एक पॉइंट पर सेम रहेगी। सेम क्वेश्चन EMRS का जो पेपर था TGT साइंस का, उसमें भी पूछी गई थी। तो जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो इनिशियल स्पीड ये दोगे, हाईएस्ट पॉइंट पर जा करके उसकी स्पीड हो जाती है 0। तो इसका मतलब स्पीड में चेंज आएगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो चेंज होगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो वर्क डन होगा बाय द ग्रेविटी एट डिफरेंट डिस्टेंट, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh, तो हाइट भी चेंज होगी, तो इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो हर एक पॉइंट पर, चाहे आप ऊपर जा रहे हो नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो जी सेम रहता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके अलावा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, एक्चुअली फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब उस पर वेट जो होगा वो होगा mg। फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके वेट के इक्वल होगा, तो मास तो कांस्टेंट होगा ही होगा, साथ में जी भी कांस्टेंट होगा। तो इसमें एक्चुअली दो पॉसिबल आंसर है, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2, लेकिन आंसर की में ऑप्शन 2 गिवन था। तो एक्सीलरेशन सेम रहेगा हर एक पॉइंट पर, हालांकि वेट भी उसका चेंज नहीं हो रहा होगा अगर हम हाइट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है इन दैट केस। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल रीजन बिहाइंड न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन रिगार्डिंग एन एक्सीलेंट थ्योरी। आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि ये कहता है कि अगर दो प्लेनेट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2, तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है वो होती है F=G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? It has been developed over a long period of time. It explains large number of observations by making fewer assumptions. It has been arrived at after through experimental, देखो एक्सपेरिमेंट से नहीं आए थे, सिंपल थ्योरी थी। It has been formulated using precise language of mathematics. एक्चुअली इसका जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, कि बहुत कम एजम्पशन के साथ ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, जैसे रिवोल्यूशन ऑफ ऑल प्लेनेट अराउंड द सन, और जो टाइड्स होती हैं वो उनको भी एक्सप्लेन कर पाता है। और भी बहुत फिनोमिना है जिसको ये ऑब्जर्व कर पाता है, मतलब करेक्टली ऑब्जर्वेशन जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनका करेक्टली जो रीज़न है वो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रोड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये है इलेक्ट्रोस्कोप। अब यहाँ पर हम मान लो ये पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव चार्ज रोड है, इसके पास में एक रोड को ला रहा हूँ। ये क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, दो मेटल की स्ट्रिप्स होती है बहुत पतली। तो जब आप यहाँ पर चार्ज को ला रहे हो तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन जो स्ट्रिप्स होंगी, गोल्ड स्ट्रिप हो सकती है, मेटल की स्ट्रिप्स हो सकती हैं, तो इन पर वही चार्ज, वैसा ही सेम चार्ज आ जाता है जो कि रोड पर रहा होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव होती तो यहाँ पर नेगेटिव आता। तो क्योंकि सेम चार्ज दोनों ही प्लेट पर आ गया, अब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, जब सेम चार्ज होता है तो वो करते हैं रिपेल। तो जिसकी वजह से ये जो स्टेप्स होंगी ये एक दूसरे से रिपेल होकर के दूर जाएंगी। अब यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव्स पार्ट, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन है कि जब आप उसको ला रहे हो तो जो स्ट्रिप्स है मेटल की वो दूर चली जा रही है। द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स, ये जो यहाँ पर पत्तियाँ हैं इसको लीव्स बोल रही हैं, ये आपस में दूर चली जा रही है, तो ये ऑब्जर्वेशन है। बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, यस मैंने आपको बताया था दोनों पर ही सेम चार्ज आएगा, या तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। द नेगेटिव चार्ज पास ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट्स लीव्स टू मूव फर्दर अपार्ट। देखो ये हम एक रीजन देने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नहीं है, स्टेटमेंट सी एक रीजन है कि जब हम उसको नेगेटिव रोड को पास में ला रहे हैं तो जो लीव्स हैं उन दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और यहाँ पर भी हम एक रीजन दे रहे हैं कि दोनों पर सिमिलर चार्ज आ गए। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट है कि हो क्या रहा है वो हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई, और बी और सी क्या हो गई, इन्फ्रेंसेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, कि ए तो ऑब्जर्वेशन है और बी और सी इन्फ्रेंसेस है। क्वेश्चन नंबर 69, a box of mass 500 ग्राम is lying on a horizontal table.
तो अगर मान लीजिए कोई मास है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 500 ग्राम, तो मास को ना लिख करके एम लिख देते हैं, तो उसका जो वेट होगा वो mg होगा, कितना आएगा 500 ग्राम का मतलब इसको किलोग्राम में चेंज करो और जी की वैल्यू होती है 10, तो आएगा 5 न्यूटन, यानी कि उसका जो वेट है वो 5 न्यूटन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर ये एक्शन है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो नॉर्मल रिएक्शन वो इक्वल होगी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब स्टेटमेंट क्या है, एन अनबैलेंस फोर्स 5 न्यूटन एंड एक्ट ऑन इट्स इन डाउनवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स तो लग रही है 5 न्यूटन ही लगेगी, लेकिन वो अनबैलेंस नहीं होगी, इट विल बी बैलेंस बाय द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है? ऐसा नहीं है, उस पर वेट भी लग रहा है और जो टेबल है उस ऑब्जेक्ट पर वेट रिएक्शन लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इनकरेक्ट हो गया। एंड अनबैलेंस फोर्स, देखो अनबैलेंस नहीं लग रही, पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स लग रहा है उस पर। एक्शन और रिएक्शन दोनों पेयर में एग्जिस्ट करते हैं हमेशा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्वेश्चन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड था। 72 में पूछा गया है कि एक्स कोई डिवाइस है जो कि कॉर्नर को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? अब पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप, पहले मैं बता देता हूँ। जैसे पेरिस्कोप, इसका आंसर होगा पेरिस्कोप। देखो पेरिस्कोप में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये एक एग्जांपल है कि हम ऑब्जेक्ट का ऊपर, जैसे पनडुब्बी होती है, ऊपर का कुछ देखना चाहते हैं, ऊपर कुछ आ तो नहीं रहा, तो नीचे से देख सकते हैं, वो ऊपर आने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर ये ट्री है और हम नीचे हैं, तो हमें यहीं से पता लग जाएगा यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक्स एक पेरिस्कोप है, और पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन पर काम करता है, तो इसका मतलब जो फिनोमिना होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और आंसर होगा पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप और रिफ्लेक्शन ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इसके अलावा जो टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप वो रिफ्रैक्शन पर काम करता है और वो दूर के ऑब्जेक्ट देखने के काम आता है। और यह है कैडेलिस्कोप। कैडेलिस्कोप एक तरह का एक ऐसी, यहाँ पर हम 3 मिरर का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक दूसरे पर किसी एंगल से होंगे, तो वहाँ पर हम किसी डिज़ाइन को देखें, किसी ऑब्जेक्ट को देखो, तो इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग पैटर्न हमें दिखते हैं। तो ये कैडेलिस्कोप नहीं होगा, ये होगा एक पेरिस्कोप जो कि रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 74, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस, जो कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं 1/3 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके, जो कि 3 है हमारे पास। देखो पहली बात, 3 अलग अलग रेजिस्टेंस है, हर एक की वैल्यू कितनी, 1/3, 1/3 और 1/3 ओम। अब मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस निकालना है। देखो अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो वो हमें मिलेगा रेजिस्टेंस मैक्सिमम, क्योंकि सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो R1 + R2 + R3 होता है, मतलब हम डायरेक्टली चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम उनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल इस तरह से होता है, तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा मिनिमम, ठीक है, क्योंकि पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। सीरीज में डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो पहले आर मैक्स निकालते हैं जिसमें हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब तीनों को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 1/3 + 1/3 + 1/3, तो ये कितना आ जाएगा 1 ओम, यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 1 ओम का। अब पैरेलल में जब हम कनेक्ट करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये आएगा 1/R, मिनिमम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसको आप ऐड करोगे तो 3 + 3 + 3 हो जाएगा, ये हो गया 9। अब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 1/R = 9 है, तो R कितना आ जाएगा 1/9, तो ये आ गया मिनिमम रेजिस्टेंस। हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है मैक्सिमम का मिनिमम से, तो वो डिफरेंस निकाल लेते हैं, R मैक्स वही अपना आंसर भी होगा R मिनिमम, तो R मैक्स है 1, मिनिमम है 1/9, तो 9 - 1/9 आएगा या फिर 8/9 आएगा ये, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 8/9 ऑफ ओम, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 76, A star in the night sky appears to move from east to west. इसका रीजन है the earth revolves from west to east. ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारी अर्थ है, हमारी का मतलब वी, हमारी जो अर्थ है, इसको आप ऐसे ध्यान रखना, वी मतलब हम, तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। तो अगर यहाँ पर कोई मान लीजिए स्टार है, तो हम जा रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो स्टार ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो असर्जन यहाँ पर सही है और उसका रीजन भी ये सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें बोला गया है कि पहले मैं बता देता हूँ ऑप्शन क्या क्या। एक तारा, वॉयलिन, पियानो। क्वेश्चन में समझाता हूँ, पहले मैं आपको इन जो ये ऑप्शन दिए हैं ना, इनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जैसे ये है हारमोनियम, ये ढोलक, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके अलावा ये है माउथ ऑर्गन, ये है सितार, ये है गिटार, ये जो आपकी शादी में बजेगी शहनाई, ये है पियानो, तबला, और ये आपने शाहरुख खान के हाथों में देखा होगा, ये होता है वायलिन और ये होता है एक तारा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा। बोला गया है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट। मतलब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हो। तो इन सब इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको दिखाया, इनमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होता है। जैसे तबला में ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी, गिटार में ये तार वाइब्रेट करते हैं, शहनाई में जो एयर कॉलम होता है वो वाइब्रेशन होता है उसमें। तो पहले तो ये बोला गया है कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब आगे है, इन कोई डिवाइस का नाम है एक्स, ठीक है, जिसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से, स्ट्रेच स्ट्रिंग की वजह से, ठीक है। इसके अलावा जो वाई है उसमें स्ट्रेच मेम्ब्रेन हो की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे ढोलक या तबले में होती है। और जो जेड है उसमें वाइब्रेशन हो रहा है साउंड का एयर कॉलम की वजह से, जैसे शहनाई में होता है या बांसुरी में होता है। तो इनमें बताना एक्स वाई जेड क्या है। पहले ऑप्शन पे चलते हैं। देखो, स्टेज स्ट्रिंग एक तारा हो सकता है क्योंकि उसमें स्ट्रिंग होती है। वायलिन में मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हटा दो, क्योंकि वाई क्या होनी चाहिए, वाई मेम्ब्रेन होनी चाहिए। वायलिन में तो तार होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती, इसको हटा दिया। दूसरे पे चलते हैं। सितार स्टेज स्ट्रिंग होता है, बिल्कुल सही। हारमोनियम में मेम्ब्रेन नहीं होती है, हारमोनियम में स्ट्रिंग होती है, तो इसको भी हटा देते हैं। बचा ऑप्शन 3 एंड 4। क्या ढोलक में स्ट्रिंग होती है, ढोलक में तार होते हैं, नहीं, तो इसको भी हटा दो। चलते हैं ऑप्शन 4 पे, वही करेक्ट भी होगा क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। गिटार में स्ट्रिंग होती है, बिल्कुल सही। तबले में मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल सही। शहनाई में एयर कॉलम होता है, बिल्कुल सही। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब ये पेपर 1 के क्वेश्चन है। अ बॉडी हैज लीनियर मोमेंटम p एंड मास m, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन मोमेंटम के टर्म में यही फॉर्मूला हो जाता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है कि व्हाट इज द मास अगर डेंसिटी 12 है और वॉल्यूम 3 है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है फॉर्मूला, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम हो जाएगा। अब डेंसिटी कितनी है, 12 ग्राम पर मिलीलीटर, और वॉल्यूम कितनी है, 3 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर गया, 12 इंटू 3 कितना होगा, 36। तो ये आएगा 36 ग्राम, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा इसमें।